भारत एक संविधान संचालित लोकतंत्रीय गणराज्य है जिसमें शासन के सुचारू संचालन हेतु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता प्रतिपादित है। विधायिका कानून एवं नीतियां बनाती है, कार्यपालिका इन्हें क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा एवं व्याख्या करती है। विधायिका और कार्यपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों को शासन में भागीदारी हेतु आरक्षण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन्हें कोई आरक्षण नहीं है और इनमें नियुक्तियां कोलिजियम द्वारा की जाती हैं जिसका संविधान में प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में साफ लिखा है, लेकिन संविधान प्रावधानों की अनदेखी करके सुप्रीम कोर्ट जजों के चयन और प्रमोशन एक कोलिजियम द्वारा बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा एवं इंटरव्यू के किए जाते हैं। कोलिजियम के चलते सुप्रीम कोर्ट में मनुवादियों का एकाधिकार है और बहुजनों को न्यायपालिका में भागीदारी से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई अनुसूचित जनजाति जज नहीं बनाया गया है। इस संदर्भ में ये बताना उचित होगा कि अनुसूचित जनजाति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यादराम मीना, जो अपनी योग्यता के आधार पर 1990 में हाई कोर्ट जज बने और असाधारण कर्तव्यनिष्ठा से काम करते हुए 2008 में गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए थे। वे संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नियुक्त होने के प्रबल दावेदार थे। उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बनाना कोलिजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कोलिजियम व्यवस्था के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रंगनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के चुनाव में बधाई देते हुए 1 जुलाई 2019 को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में फैले जातिवाद और परिवारवाद के बारे में आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इनमें नियुक्तियां बिना किसी परीक्षा केवल जाति और परिवार विशेष के आधार पर हो रही हैं, जो संविधान विरोधी हैं। पत्र में लिखा है, भारतीय संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करता है और इसमें सबसे अहम न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दुर्भाग्यवश वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त है। यहां न्यायाधीशों के परिवार का सदस्य होना ही अगला न्यायाधीश सुनिश्चित करता है। उन्होंने आगे कहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन उनके कार्य के आधार पर ही चुनाव में जनता द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी को सेवा में आने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कसौटी पर उतरना होता है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्यता सिद्ध करके ही चयनित होने का अवसर मिलता है, लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए हमारे पास कोई निश्चित मापदंड नहीं है। प्रचलित कसौटी है तो केवल परिवारवाद और जातिवाद। इसको गूगल पर विस्तार से देखें। इस पत्र में साफ बताया है कि उच्च न्यायपालिका में सब कुछ ठीक नहीं है। कोलिजियम व्यवस्था के चलते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी उच्च न्यायिक संस्थाएं कुछ उच्च जातियों में सिमटी नजर आती हैं। ऐसी मनुवादी न्यायपालिका से बहुजन परेशान हैं। भारत में कोरोना महामारी लॉकडाउन की अफरातफरी के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के पास जेलों में बंद नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे मुद्दों की सुनवाई के लिए समय नहीं था, तब इसने आरक्षण संबंधी मामलों में खुली सुनवाई बिना ही निम्नलिखित ऐसे फैसले दिए हैं जो इसकी मानसिकता दर्शाते हैं। 7 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड आदेश में उत्तराखंड हाई कोर्ट आदेश को पलटते हुए कहा है कि नियुक्ति या प्रमोशन में रिजर्वेशन कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण देना या न देना राज्य की मर्जी पर है। 17 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के SC/ST कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को निरस्त किया, जो संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4A से मेल नहीं खाता है। 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के आरक्षण को 100% से घटाकर 50% पर सीमित कर दिया है। इन क्षेत्रों में बाहरी शिक्षकों की गैरहाजिरी को देखते हुए राज्यपाल ने सन 2000 में अनुसूचित जनजाति के स्थानीय शिक्षकों को 100% आरक्षण दिया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल के इस आदेश को सही ठहराया था। न्यायपालिका में SC/ST OBC को प्रतिनिधित्व देने कारिया मुंडा कमेटी सिफारिशें। उच्च न्यायपालिका में SC/ST OBC को प्रतिनिधित्व देने के लिए कारिया मुंडा की अध्यक्षता में बनी 30 सदस्यीय संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 15 मार्च 2000 में लोकसभा को सौंपी थी। इस कमेटी ने इन वर्गों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण देने और संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस गठित करने जैसी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। आरक्षण के लिए अगर जरूरी हो तो संविधान में संशोधन का सुझाव भी कमेटी ने दिया था। लोकसभा उपाध्यक्ष और मंत्री रहे कारिया मुंडा भाजपा से जुड़े हैं।
लेकिन सरकार ने आज तक इसे लागू नहीं किया। मुंडा कमेटी रिपोर्ट एक गहन शोधित रिपोर्ट है। यह उच्च न्यायपालिका में एससी, एसटी, ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का ठोस आधार देती है। इसमें सरकारी आंकड़ों के आधार पर बताया है कि जांच के समय उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी न्यायाधीश नहीं था। 18 उच्च न्यायालयों में से 12 न्यायालयों में अनुसूचित जाति का कोई न्यायाधीश नहीं था तथा 14 उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति का कोई न्यायाधीश नहीं था। ये संविधान उल्लंघन के साथ लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता की बात है। भाजपा सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2019 के चुनाव से पहले दिसंबर 2018 में संसद में बयान दिया था कि सरकार उच्च न्यायपालिका में एससी, एसटी आरक्षण लागू करने तथा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस गठित करके परीक्षा के जरिए न्यायपालिका में नियुक्तियां की पक्षधर है। लेकिन सरकार के पास अब इतना समय नहीं है कि इसमें कोई विधायी पहलकदमी कर सके। ये लोक लुभावन चुनावी बयान लगता है, क्योंकि इसके बाद सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 3 दिन में 9 से 12 जनवरी 2019 को संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों को बिना आंकड़ों के 10% आरक्षण दे दिया था, जबकि सवर्णों का सरकारी सेवाओं और दूसरे सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, लेकिन संसद में एससी, एसटी, ओबीसी के 260 से ज्यादा सांसद होते हुए भी न इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के पत्र और न कानून मंत्री के संसद में बयान पर कोई आवाज उठाई, जो चिंता की बात है। सवर्ण आरक्षण संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी जजों ने अपने 7 नवंबर 2022 आदेश में इसे न्यायोचित बताया है। इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे। इस निर्णय से उपजी निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। 1. बिना किसी आंकड़ों के सवर्ण गरीबों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की गई? 2. 9 जज बेंच का इंदिरा साहनी केस फैसला 5 जज बेंच ने कैसे पलट दिया? ये याद दिलाना है कि 2014 में सत्ता संभालते ही भाजपा सरकार न्यायपालिका के जरिए बार बार कमजोर वर्गों के धैर्य की अग्नि परीक्षा ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई आरक्षण विरोधी फैसले सुनाए हैं, जिनमें एससी, एसटी आरक्षण को राज्यों की मर्जी पर छोड़ना, यूनिवर्सिटीज में रोस्टर सिस्टम तथा एससी, एसटी उत्पीड़न कानून 1989 को बेअसर करना शामिल हैं। ऐसे फैसलों का मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व की शून्यता है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठन के बारे में प्रावधान होने के बावजूद ऐसी सेवा नहीं बनाना मनुवादी सरकारों की बहुजन विरोधी मानसिकता दर्शाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी संवैधानिक संस्था ने भी अपनी रिपोर्ट में न्यायपालिका के सभी स्तरों में एससी, एसटी प्रतिनिधित्व की जरूरत पर जोर दिया है। जयपुर हाई कोर्ट परिसर में मनु मूर्ति क्यों? राजस्थान के जयपुर हाई कोर्ट परिसर में दलित, बहुजन, महिला गुलामी के पक्षकार मनु प्रतिमा 1989 में स्थापित कर दी है, जो मनुवादियों की संविधान विरोधी मानसिकता दर्शाती है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो 28 जून 1989 को हाई कोर्ट परिसर के बीच में सौंदर्यकरण के नाम पर मनु मूर्ति लगाई गई, जिसकी मंजूरी तत्कालीन जस्टिस एनएम कासलीवाल ने पत्र संख्या 0303 द्वारा दी थी। बढ़ते विरोध को देखते हुए 28 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट की प्रशासनिक बैठक में इसे 48 घंटे में हटाने का निर्णय लिया गया, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के आचार्य धर्मेंद्र की याचिका पर जस्टिस महेंद्र भूषण की बेंच ने अगस्त 1989 में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिया। उसके बाद देश भर से सामाजिक कार्यकर्ताओं, विचारकों, लेखकों, आम नागरिकों के प्रयासों के बावजूद यह मूर्ति नहीं हटाई है। इस साजिश में मनुवादी जजों और वकीलों की मिलीभगत नजर आती है। ये संविधान का खुला अपमान है। देश के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग अब मनुवादियों की दमनकारी राजनीति को अच्छी तरह समझ गए हैं। अदालतें संविधान रक्षक के बजाय मनुवादी राजनीति का अखाड़ा बन गई हैं। ऐसे मनुवादियों से कमजोर वर्गों को न्याय के बजाय निराशा ही मिली है। बहुजन चाहते हैं कि मनु प्रतिमा हटाकर विश्वविख्यात विधिवेत्ता और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा न केवल जयपुर बल्कि देश के सभी न्यायालय परिसरों में स्थापित की जाए। जिल्लतों की जड़ मनु लिखित मनुस्मृति का 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अंबेडकर ने महाड में सार्वजनिक रूप से ये कहकर दहन किया कि इसमें शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों को अधिकार वंचित, गुलाम और ब्राह्मण भोग की वस्तु बताया है। इसमें गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण ने भी सहयोग किया था। ऐसे उदाहरण दर्शाते हैं कि सभी ब्राह्मण मनुवादी नहीं हैं। मनुस्मृति के विचलित करने वाले कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। 1.
ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, चाहे वो मूर्ख ही हो। 2. 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सिर झुकाकर प्रणाम करे। 3. राजा ब्राह्मणों को खुश करने के लिए भोग हेतु स्त्री, धन, संपत्ति, वाहन दान करे। 4. एक महिला स्वतंत्र रहने की सक्षम नहीं है। उसे बचपन में पिता के, शादी के बाद पति के और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। 5. महिलाएं अपवित्र होती हैं, उन्हें वेद मंत्रों को सुनना और उच्चारण करना वर्जित है। 6. महिलाओं को पाना नहीं चाहिए क्योंकि यह पिता और पति के लिए अशुभ है। 7. यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को हाथ या पैर से मारे तो उसके हाथ और पैर काट दिए जाएं। वेद मंत्र सुने या उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट दें और कान में लावा डालें। 8. यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के साथ बैठे तो उसकी पीठ को गर्म लोहे से दाग दें। 9. ब्राह्मण बिना संकोच के शूद्र का धन छीन ले क्योंकि यह ब्राह्मण को हानिकारक है। 10. शूद्र को खाने के लिए झूठा भोजन और पहनने हेतु फटे पुराने वस्त्र ही देने चाहिए। मनुस्मृति जलाकर बाबा साहब ने यह संदेश दिया कि यह पुस्तक मानव मूल्य विरोधी है और सभ्य समाज में मनुस्मृति आधारित भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले मानते थे कि मनुस्मृति वास्तव में ब्राह्मण लिखित ब्राह्मण वर्चस्ववादी एक गुलामी ग्रंथ है जो शूद्रों, अतिशूद्रों, स्त्रियों को अधिकार वंचित करके गुलामी में रखना और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और दंड मुक्त बताता है। यही कारण है कि एक तरफ बलात्कार, हत्या, आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त ब्राह्मण खुले घूमते हैं, दूसरी तरफ 70% से अधिक आदिवासी, मुसलमान, दलित बिना सुनवाई के सालों से जेलों में बंद हैं। पाठकों की जानकारी के लिए बताना है कि अंग्रेज शासकों ने मनुस्मृति आधारित न्याय व्यवस्था को समाप्त करके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा समानता के सिद्धांत पर न्याय व्यवस्था स्थापित की। इसके तहत पहली बार 6 मई 1775 में बंगाल के बलात्कारी ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी दी गई। 1795 में शूद्रों को संपत्ति रखने का कानून बनाया। 1804 में कन्या हत्या पर रोक लगाई। 1813 में दास प्रथा का अंत किया। 1819 में ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण की प्रथा पर रोक लगाई। इस प्रथा में शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को दूल्हे के घर जाने से पहले ब्राह्मण के साथ कम से कम 3 रात शारीरिक संबंध बनाने होते थे। 1829 में सती प्रथा और देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। देवदासी प्रथा में मंदिरों में दान की गई शूद्र लड़कियों का पुजारी शारीरिक शोषण करते थे और उनके बच्चों को हरिजन कहा जाता था। 1830 में ब्राह्मण संचालित नरबली और 1835 में पुत्र गंगादान प्रथा पर रोक लगाई थी। अब जागरूक बुद्धिजीवियों की मांग है कि जयपुर हाई कोर्ट परिसर से मनु मूर्ति हटाई जाए। निष्पक्ष न्याय के लिए उच्च न्यायपालिका में कोलेजियम व्यवस्था समाप्त करके जज भर्ती में सभी वर्गों को आबादी अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए कारिया मुंडा कमेटी की सिफारिशों को जल्दी लागू किया जाए। संविधान अनुच्छेद 312 के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस गठित करके प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर न्यायपालिका में भर्ती का मार्ग खोला जाए। राज्य एवं केंद्र स्तर के एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर, प्रोसिक्यूटर जैसे अधिकारियों की नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अगर सरकारें ऐसा करने में आनाकानी करके बहुजनों की हकमारी करती हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन वकीलों, सांसदों, विधायकों और प्रबुद्ध नागरिकों को लामबंद होकर मनुवादियों से संविधान और लोकतंत्र बचाया जाए।